आज शुरू करते हैं 7 मार्च 2024 के न्यूज़पेपर का एनालिसिस। तो जैसा कि हमने कल देखा था कि विदेश मंत्री जी दक्षिण कोरिया में हैं और उन्होंने कल उन्होंने जहाँ मणिपुर हिंसा पे बात की थी, तो आज वहीं उन्होंने कुछ साझेदारी का आह्वान किया है सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की। तो इसको आगे देखेंगे विस्तार से। संदेश खाली जो कि पश्चिम बंगाल में है, उसकी काफ़ी चर्चा है। ठीक है, तो इसका एग्ज़ाम से कोई ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न पे है के कारण इनको जो है ये शाहजहां जी जो हैं तृणमूल कांग्रेस के नेता, इनको हिरासत में ले लिया है ईडी ने। और हाँ, साथ ही एक इनिशिएटिव है आईआईटी मंडी का, जो कि दवा पहुंचाने अस्पताल में, जो मरीज के बेड तक दवा पहुंचाने तथा जैसे ऑफिस में नाश्ता ले जाने के लिए ये उपयोगी रहेगा। किसने बनाया? साथी इनिशिएटिव एक रोबोट है, ये आईआईटी मंडी के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा ये चुनावी न्यूज है। फिर चुनाव आयोग ने राहुल को सलाह दी कि अपने जो बयान हैं उनको सही से कहें। हाँ, इस पे देखते हैं। जन विश्वास के सिद्धांतों को कचरे के डिब्बे में फेंका, तो सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में पूर्व जो वन मंत्री थे हरक सिंह और वन अधिकारी जो थे किशन चंद को फटकार लगाई है और कहा है कि जो है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के लिए उन पे फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, इसके अलावा राज्यों के जो राजकोषीय कुप्रबंधन है, राज्यों के जो राजकोषीय मंत्रालय ने कहा कि इसका देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है और उधारी की सीमा के मुद्दे पर केंद्र व केरल के मतभेद को दूर करने की दी सलाह। याचिका पर केंद्र पर लगाया गया केरल के अधिकार में हस्तक्षेप का आरोप। तो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र राज्य अगर कोई समस्या चल रही है तो उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है अनुच्छेद 131 के तहत हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, और विवादों को निपटान करने के लिए वह हस्तक्षेप कर सकता है अगर केंद्र और राज्य के मध्य कोई समस्या। समय से पहले ही इस ट्रेन को चलाया गया है। जून में तैयार होनी थी, जून 2024 में, लेकिन इसको मार्च में ही ये नमो भारत ट्रेन जो कि दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ पे चलेगी, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। और इसके अलावा हाँ, पत्नी से घरेलू काम करने की अपेक्षा करना क्रूरता नहीं। कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी से कोई घरेलू काम करने की इच्छा है, अगर पति जताता है, तो वो कोई क्रूरता नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अब हिमाचल की ऊंचाइयों वाले स्थान पर तैनात होंगे
एनडीआरएफ कर्मी दक्षिण कोरिया अब जो यात्रा है विदेश मंत्री की दक्षिण कोरिया यात्रा पे, तो उन्होंने सेमीकंडक्टर ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में साझेदारी का आह्वान किया है। 10वें भारत दक्षिण कोरिया संयुक्त आयोग के विदेश मंत्री जयशंकर ने की अध्यक्षता। ठीक है, जो गिमही सिटी अयोध्या का जोड़ीदार है। तो क्यों है? तो क्योंकि विदेश यहाँ की जो अयोध्या की राजकुमारी थी वो गिमही सिटी जो के राजा से उनका विवाह हुआ था, और उन्होंने ही जो जिनका नाम था राजा किम सुरो, उन्होंने ही जो है जो तुम्हारा गया है उसकी स्थापना की थी। राजा किम सुरो ने गया राज्य की स्थापना की थी बिहार में। तो सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में दक्षिण कोरिया के साथ वो हुआ समझौता। अभी चल रहा था संसद महोत्सव, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, जिसमें यतिन भास्कर हरियाणा के, उनको पहला पुरस्कार मिला है। वही तमिलनाडु की वैथड़ा पचाई को दूसरा स्थान मिला है। तो संसद युवा महोत्सव, यतिन भास्कर दुग्गल नाम याद रखिए। संविधान में संसद को खदानों व खनिज विकास का पूरा अधिकार नहीं। तो इसमें अनुसूची 7 का जिक्र, इसमें जो है इस संविधान में संसद को खदानों व खनिज विकास का पूरा अधिकार नहीं है, क्योंकि यह अनुसूची 7 के तहत केंद्र राज्य संबंधों के विषय में कोर्ट ने कहा है। हालांकि ये अनुसूची जो 7वीं अनुसूची की सूची 1 के प्रविष्ट 54 में संसद को इस विषय पर पूरा अधिकार नहीं देती है, क्योंकि सूची 2 में प्रविष्ट 23 में मानता है कि राज्यों को भी खनिज व खनिज विकास के नियमन की शक्ति हासिल है। अतः मतलब राज्य और केंद्र दोनों इसको मतलब है। तो ये आप जानते ही होंगे कि 7वीं अनुसूची में राज्य केंद्र संबंधों पर बात की गई है। और जिसमें कि केंद्र सूची है, राज्यों की सूची है जो राज्यों के काम रहेंगे। इसके अलावा समवर्ती सूची, अनुसूची 7 के तहत। इसके अलावा हाथियों के हमले से बचाएगा अर्ली अलर्ट सिस्टम। ठीक है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत, जो कि कब शुरू हुआ था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था ये। ठीक है, और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो कि एक अम्ब्रेला एक्ट है, उसके अंतर्गत इसको शुरू किया गया था प्रोजेक्ट एलिफेंट को। जो इसी प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत 22 राज्यों में हमले से बचाव के लिए चलाया जाएगा अभियान, जिससे सीड बॉल तकनीक के सहारे जंगल में ही हाथियों को मुहैया कराया जाएगा पर्याप्त भोजन। ठीक है, कौन सी तकनीक करेंगे? सीड बॉल तकनीक। तो इसी कारण इस तकनीक को अपनाएंगे जिससे जंगल के बाहर हाथी ना निकले, और मानव और हाथी के बीच जो संघर्ष की स्थिति देखने को मिलती है ये ना देखी जाए। तो इसी कारण सीड बॉल तकनीक का उपयोग करेंगे प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। डिजिटल इंडिया के कुछ आंकड़े दिए हुए हैं। ये हम लोगों ने कल भी देखा था कि ऊर्जा के संबंधित कुछ आंकड़े दिए हुए थे जो इस गवर्नमेंट के काम थे, मोदी सरकार के। तो सबसे पहले ये डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2 जुलाई 2015 में शुरू हुआ था। मिशन डिजिटल इंडिया लॉन्च किया गया था। ठीक है, और आज हम लोगों ने देखते हैं जैसे कि ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहा है, जैसे डिजिटल एजुकेशन, डिजिटल हेल्थ, डिजिटल
जैसे कोई भी डायरेक्ट पेमेंट होता है लोगों को, और आजकल यूपीआई जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है, ये बताते हैं इस साल 100 अरब डॉलर का ई कॉमर्स बिजनेस हो जाएगा आज। तो इस समय 2000 डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी 8% है भारतीय जीडीपी में। डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी 8% है। 2025 तक 20% होने की संभावना है डिजिटल इकोनॉमी की हिस्सेदारी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है, और सरकारी योजनाओं का बेहतर डिलीवरी होती है इससे, और लीकेज की समस्या को कम कर किया है डिजिटल इकोनॉमी ने। और डिजी लॉकर, ठीक है, और तो देखिए ट्रांजेक्शन पिछले 3-4 सालों का दिया हुआ है कि कितना ज़्यादा हुआ है डिजिटल ट्रांजेक्शन। तो इसी डिजिटल, कल हम लोगों ने ऊर्जा पर देखे। देखिए अब हमको लगता है कि एक सीरीज चलाएंगे ये लोग, और हर डेली, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, सरकार के जितने भी डाटा हैं इसमें दिए रहते हैं। और कल ऊर्जा वाला, आज डिजिटल इकोनॉमी वाला, कल कोई एक नया होगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, इस मौजूदा गवर्नमेंट का जो भी, आप अपने आंसर्स में इसको यूज कर सकते हैं, या इस योजना के बारे में पूछा जा सकता है ये कब शुरू हुई। तो अक्सर यूपीपीसीएस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मिलान मैचिंग दे देता है। चलिए फिर नेक्स्ट पे देखते हैं। बाकी यहाँ पे तो न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़ शुरू हो जाती है। फिर इसके बाद ये मोदी जी की वर्ल्ड के लिए यात्रा शुरू हो गई इधर। भाजपा कांग्रेस पार्षद जयपुर में भिड़ गए। और कोई और न्यूज, हाँ, हिंद महासागर में चीन पर नज़र रखेगा आईएनएस जटायु। तो भारतीय नौसेना ने मिनिकॉय द्वीप पर एक नया बेस आईएनएस जटायु शुरू किया। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण लक्षद्वीप समूह में नौसेना की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाएगा। इस नौसैनिक बेस से हिंद महासागर में पाक, चीन, मालदीव की गतिविधियों पर न केवल नज़र रखी जा सकेगी, बल्कि समुद्री लुटेरों और ड्रग्स तस्करी पर भी लगाम कसने में मदद मिलेगी। इसकी तैनाती का मकसद हिंद महासागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को नियंत्रित करना भी है। आईएनएस जटायु लक्षद्वीप के मिनिकॉय में नौसेना का नया बेस, परिचालन क्षमता में होगा इजाफा, समुद्री लुटेरों, ड्रग्स पाबंदी, चीन से पींगे बढ़ा रहा है, मालदीव से महज 524 किलोमीटर दूर है नौसेना का नया बेस। आईएनएस वाज, आईएनएस जटायु हमारे आँख कान के रूप में काम करेंगे नौसेना प्रमुख, जो कि एडमिरल हरि कुमार हैं। और इसके अलावा लक्षद्वीप को जो प्रशासक है प्रफुल्ल पटेल, इसकी जो कि ये जब कमीशन हुआ आईएनएस जटायु तो वहाँ पे मौजूद थे। जिम्मेदारी से काम करें उच्च पदों पर बैठे लोग। सनातन धर्म के खिलाफ टिप्पणी मामले में एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन द्वारा द्रमुक नेताओं के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि उच्च पदों पर बैठे लोगों को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। हाईकोर्ट ने हालांकि द्रमुक पंथी उदयनिधि स्टालिन, पीके शेखर बाबू, सांसद राजा के खिलाफ दायर याचिकाओं पर अधिकार वारंट की रिट जारी करने से इनकार कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, साथी रोबोट, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि ये आईआईटी मंडी ने इसे विकसित किया है, और ये अस्पताल में मेडिसिन देने के काम आएगा, लोगों को नाश्ता पहुंचाने में, ऑफिस में काम में उपयोग में लाया जाएगा। पुराने ढर्रे पाकिस्तान, चलिए इसको
बंगाल का बुरा हाल गंभीर होती है आवारा कुत्तों की समस्या। आवारा कुत्तों की समस्या जो है बहुत ही गंभीर है। इस पे अभी भूटान ने प्रतिबंध लगाया है। श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी, इसी आर्टिकल को हम लोग कवर करते हैं। राजस्थान में अब अविवाहित महिलाओं भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका बन सकेंगी। अभी तक प्रदेश में केवल विवाहित महिलाएं ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के पद के लिए पात्र मानी जाती थी। किसी महिला को उसके अविवाहित होने के कारण सार्वजनिक रोजगार से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अविवाहित महिलाओं को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिका बनने का रास्ता खुलने से न केवल उन पर आश्रित परिवार एवं बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार होगा, बल्कि वे पहले से की अपेक्षा आर्थिक रूप से मजबूत होंगी। उन पर नौकरी पाने के लिए विवाह करने का दबाव नहीं होगा। वर्तमान में भारतीय महिलाएं अपने भविष्य को लेकर पहले से कहीं अधिक सजग हुई हैं। वे कुप्रथाओं की बेड़ियों तोड़कर अपने मेहनत के दम पर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा रोजगार के अनेक क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाकर अपनी पहचान बना रही हैं। महिलाएं घर को संभालने के साथ साथ नौकरी भी कर रही हैं और स्वाभिमान के साथ स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। उल्लेखनीय है कि देश के श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ी है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019-20 में महिला श्रम बल भागीदारी दर 30% थी, जो 2020-21 में बढ़कर 32.5% हो गई। देखिए 2019-20 में महिला श्रम बल भागीदारी 30%, 20-21 32.5%, 21-22 में 32.8% और 22-23 में 37% महिला श्रम बल भागीदारी हो गई है। तो देखिए 30% 2019-20 में थी, इस समय 37% है। इससे स्पष्ट है कि देश की महिलाएं आर्थिक स्वावलंबन में अब पीछे नहीं है। परिवार में आमतौर पर यही माना जाता है कि महिलाओं को पैसे की क्या ज़रूरत हो सकती है, लेकिन ये आंकड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसको अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं, आंसर इनरिचमेंट में, एंड वहीं पे आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन आंकड़ा है। लेकिन उनको भी निजी आवश्यकता, यहाँ शुरू करते हैं, उनको भी निजी आवश्यकता की कई तरह की चीज़ें लेनी होती हैं जिसे वो हर किसी से साझा नहीं कर सकती। ज़रूरत पड़ने पर वह उनको अपने माता पिता, भाई बहनों और रिश्तेदारों की आर्थिक मदद करनी होती है। इसके लिए उन्हें बार बार घर से के पुरुषों की ओर हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। प्रत्येक महिला का अपना आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर होना जरूरी है। अपनी काबिलियत के दम पर सफलता हासिल करने वाली भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली है। ऐसे में महिलाओं में समानता की भावना लाकर उन्हें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर राजस्थान सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने नियमों में संशोधन करते हुए अविवाहित महिलाओं को भी पात्र बना दिया है। इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा। ये महिला सशक्तिकरण, कुछ गलत निर्णय की नज़ीर बनने से रोकना सराहनीय। तो जैसा कि हमने अभी 5 तारीख के न्यूज़पेपर मैंने पढ़ा था कि 5 तारीख के न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि नरसिंह राव केस जो था 1998 में, उसमें 105 आर्टिकल 105 और 184 सांसद का विशेषाधिकार। हाँ, तो जैसा कि ये गलत निर्णय जो कि नज़ीर बनने से रोकना सराहनीय है, तो पीवी नरसिम्हा राव केस जो था 1998 का, हमने इस न्यूज़ को परसों वाले न्यूज़पेपर में पढ़ा था। इसीलिए डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से आपकी क्रमबद्धता बनी रहती है न्यूज़ समाचार की। इससे हम
समाचार न्यूज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि 105 आर्टिकल 105 दो और 194 दो के तहत जो संसदीय विशेषाधिकार मिलते हैं, या 194 दो के तहत भी जो विधायकों को विधायिका में विशेषाधिकार मिलते हैं राज्य की, तो उसको अगर कोई भी रिश्वत लेके अगर अपने बात करता है वहाँ पे जाके, या उसकी तरफ से सवाल पूछता है, रिश्वत लेकर किसी से सवाल पूछता है, तो उस निर्णय को उन्होंने संसदीय विशेषाधिकार या सांसद का विशेषाधिकार माना था, और सुप्रीम कोर्ट में उससे हस्तक्षेप नहीं किया था। ये नरसिंह राव केस था, उसको भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने, संवैधानिक पीठ ने पलटा है, और उसमें उन्होंने उसको संसदीय विशेषाधिकार नहीं माना है, और कहा कि अगर आप जैसे ही इस तरह भ्रष्टाचार के केस होंगे तो वो एक आर्टिकल 194 दो और 105 दो के तहत वो संसदीय विशेषाधिकार नहीं होगा। और ये जो काम किया है तो 137 के तहत वो अपने पुनर्विचार कर सकता है हमने निर्णयों के, तो उसने पुनर्विचार किया कोर्ट ने, और उसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल दिया हुआ है। तो अगर मैं इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप इसको आराम से बैठ के पढ़ लीजिएगा अगर समय हो आपके पास, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। समझने वाला जो था मैंने आपको समझा दिया है इसमें। अगर आप केस के बारे में जानना चाहते हैं तो पूरा आप देख सकते हैं कि क्या हुआ था। जो सीता सोरेन थी, हेमंत सोरेन की सिस्टर, जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री थे, और उन्हीं पे केस था, पैसा लेके संसद में वोट देने का कारण ये चीज़ें उन्हीं पे केस चल रहा था। तो ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट पे आते हैं। तो आरबीआई ने सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ग्राहकों को विकल्प देने को कहा है कि ग्राहक खुद चुने वीजा या रुपए कार्ड। ठीक है, बैंकों से जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आमतौर पर ना तो ग्राहक पूछते हैं और ना क्रेडिट कार्ड नेटवर्क का कार्ड उन्हें दिया जाता है, वीजा या मास्टर कार्ड। किस तो मतलब पूछते नहीं है, किसी का भी दे देते हैं। आप अक्सर आपने तो अभी को आरबीआई ने कहा है कि भाई पूछ के दीजिए, और ना ही बैंक की तरफ से बताया जाता है। अब बैंक को या क्रेडिट कार्ड जारी करने वाले किसी भी वित्तीय एजेंसी को ग्राहकों से पहले पूछना होगा कि उन्हें किस नेटवर्क का कार्ड चाहिए। ठीक है, इस बारे में बुधवार को आरबीआई ने देश के सभी वित्तीय संस्थानों को एक दिशा निर्देश जारी किया है। जिनके पास अभी क्रेडिट कार्ड है उनको नवीनीकरण के समय नेटवर्क चुनने का विकल्प दिया जाएगा। माना जा रहा है कि इस निर्देश के जरिए केंद्रीय बैंक क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली उन वित्तीय संस्थानों और फिनटेक कंपनियों पर लगाम लगाना चाहती है जो हाल ही में बाजार में उतरी हैं और क्रेडिट कार्ड के जरिए कर्ज वितरण कर रही हैं। ठीक है, तो इस कारण इनको लाया गया है कि ग्राहक को वीजा दिया जाए या रुपए, जो मांगेगा। तो जो रेटिंग एजेंसी की जो क्रिसिल है, तो उसने भारत के अगले वित्तीय वर्ष में 6.8% की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान लगाया है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में कि किस मूडीज जारी करता है, आर की कितनी वृद्धि होगी, या क्रिसिल जारी करता है, या आरबीआई बताता है, या वर्ल्ड बैंक बताता है, या आईएमएफ बताता है कि कितनी % वृद्धि दर होने वाली है नेक्स्ट वित्तीय वर्ष में। तो रेटिंग एजेंसी है क्रिसिल रेटिंग ने अगले वित्तीय वर्ष में भारत के विकास दर को 6.8% से बढ़ने का अनुमान लगाया है, और देश में 2031 तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा। तो ठीक है, उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा कब तक? 2031 तक। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि क्रिसिल ने कितना अनुमान लगाया है। इतना ही नहीं, उस समय या कब तक उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा, तो 2031 तक। आप ऑप्शन में आपको 2030 भी दे सकता है, 2035 भी दे सकता है, 2031 तो है ही। इतना ही नहीं, उस समय तक अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना होकर 7 ट्रिलियन, 2031 तक 7 ट्रिलियन हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था।
अपनी इंडिया आउटलुक रिपोर्ट में क्रिसिल ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इंडिया आउटलुक में कहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को घरेलू स्तर पर किए जाने वाले सुधारों से समर्थन मिल रहा है और 2031 तक तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक आर्थिक अर्थव्यवस्था बनने के लिए अपनी विकास संभावनाओं को न केवल बरकरार रख सकती है बल्कि इसमें सुधार भी कर सकती है। क्रिसिल रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्तीय वर्ष में उम्मीद से बेहतर 7.6% की विकास दर के बाद भारत की जीडीपी अगले वित्तीय वर्ष में थोड़ा कम होकर इस साल 7.6 और अगले साल 6.8% का अनुमान लगाया। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले 7 वर्ष में 25 से 31 भारतीय इकोनॉमी $5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर $7 ट्रिलियन के करीब पहुंच जाएगी और अगर 6.7% की औसत विकास दर वृद्धि रहती है तो भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और 2031 तक उच्च मध्यम वाले देशों की सूची में शामिल हो जाएगा। $3.6 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ भारत वर्तमान में पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे टॉप पे अमेरिका है, चीन है, जापान, जर्मनी के बाद पांचवी। क्रिसिल ने कहा कि वित्त वर्ष 2031 तक भारत में प्रति व्यक्ति आय $4500 हो जाएगी। विश्व बैंक के अनुसार निम्न मध्यम आय वाले देश वे हैं जिनकी प्रति आय, अब ये भी एक क्या वर्ल्ड बैंक कहता है कि निम्न मध्यम आय वाले देश कौन से हैं, तो जिनकी प्रति व्यक्ति आय $1000 से $4000 के मध्य है और उच्च मध्यम आय वाले वे देश हैं जो $4000 से $12000 के बीच आय है। तो अभी भारत की $4500 हो जाएगी 2031 तक। तो अभी भारत $1000 से $4000 के बीच में है, तो निम्न मध्यम आय वाले देश में है। और जब 1000 से 4000 से अबव हो जाएगा, 4 से 12 के बीच, तो उच्च मध्यम आय वाला देश बन जाएगा, जो 2031 तक क्रिसिल ने अनुमान लगाया है अपनी रिपोर्ट में। और 6.8% की वृद्धि करेगा। ठीक है। आरबीआई फिनटेक कंपनियों के खिलाफ नहीं, शक्तिकांत दास ने कहा है। 2 चरणों में लॉन्च होगा चंद्रयान-4। यह मिशन न सिर्फ चंद्रमा की सतह पर उतरेगा बल्कि नमूने लेकर धरती पर भी लौटेगा। चंद्रयान-4 ये धरती पर भी वापस आएगा। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा यह मिशन। ठीक है। चंद्रयान 5 मॉड्यूल होंगे इसके। प्रोपल्शन मॉड्यूल, डिसेंडर मॉड्यूल और असेंडर मॉड्यूल और ट्रांसफर मॉड्यूल और री एंट्री मॉड्यूल, क्योंकि ये वापस पृथ्वी पर आएगा तो इसलिए री एंट्री मॉड्यूल। ठीक है। चंद्रयान-3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता के बाद इसरो अगले चंद्र मिशन की तैयारी में जुट गया है। चंद्रयान-4 को पूर्ववर्ती मिशन की तरह एक ही चरण में लॉन्च नहीं किया जाएगा बल्कि एक ही चरण में लॉन्च नहीं किया जाएगा। इसके तहत इसरो को अंतरिक्ष यान न सिर्फ चंद्रमा पर उतरेगा बल्कि वहां से चट्टान और मिट्टी के नमूने लेकर धरती पर भी वापस आएगा। चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने के लिहाज से यह में अभियान बहुत महत्वपूर्ण है। चंद्रयान-3 में 3 मुख्य घटक शामिल थे, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल। इसमें देखो प्रोपल्शन मॉड्यूल तो होगा ही, फिर डिसेंडर मॉड्यूल होगा। यह मॉड्यूल चंद्रमा-3 के विक्रम लैंडर की तरह ही चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। डिसेंडर मॉड्यूल तरह प्रोपल्शन मॉड्यूल अलग होने से पहले चंद्रमा पर जो प्रोपल्शन मॉड्यूल है चंद्रमा की कक्षा में चंद्रयान-4 का मार्गदर्शन करेगा। एसेंडर, यह एक बार नमूने एकत्र हो जाने के बाद एसेंडर मॉड्यूल लैंडर से बाहर निकल जाएगा और पृथ्वी पर लौटना शुरू कर देगा। ट्रांसफर मॉड्यूल, यह एसेंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की कक्षा से बाहर निकालने के लिए जिम्मेदार होगा और चट्टान और मिट्टी के नमूने के साथ कैप्सूल अलग होने से पहले पृथ्वी की ओर वापस आएगा। री एंट्री, यह कैप्सूल चंद्रमा का चट्टान और मिट्टी के नमूने के साथ पृथ्वी पर उतरेगा। तो ये 5 मॉड्यूल होंगे इसमें 3 मॉड्यूल थे, लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल। चंद्रमा के नमूने जुटाने और पृथ्वी पर लाने का काम चंद्रयान-4 मिशन के 5 घटकों के साथ लॉन्च किए गए। ठीक है। इसके अलावा आज की न्यूज में
ने की ट्रेड सीक्रेट की रक्षा के लिए कानून बनाने की सिफारिश। विधि आयोग ने कहा है कि भाई ट्रेड सीक्रेट की रक्षा के लिए कोई कानून बनाए। विधि आयोग ने विसल ब्लोअर की सुरक्षा के प्रावधान के साथ ट्रेड सीक्रेट की रक्षा के लिए एक कानून बनाने की सिफारिश की है। इसमें कहा गया है कि गैर कानूनी गतिविधियों पर रिपोर्टिंग को हतोत्साहित करने के लिए जो गैर कानूनी गतिविधि करने के लिए एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट के उपयोग की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा हाँ, इस बार भी जो राष्ट्रपति चुनाव है वो डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन के बीच होना लगभग तय माना जा रहा है। वहाँ पे गाजा में बड़ी कंडीशन खराब है, हर रोज डेली न्यूज में हम लोग देख रहे हैं। ताइवान मंत्री ने भारतीय श्रमिकों पर की गई नस्लीय की माफी मांगी। हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए भारत से हुए समझौते का नवीनीकरण नहीं करेगा मालदीव। रूस यूक्रेन युद्ध में एक और भारतीय नागरिक की मौत। यूएई में ब्लू कॉलर कर्मियों के लिए नई सुरक्षा योजना लाई गई है। प्राकृतिक मौत की स्थिति में भी परिवारजनों को मिलेगा इससे लाभ। निर्माण स्थलों पर आदि में कार्यरत लोगों को कहते हैं ब्लू कॉलर कर्मी। ब्लू कॉलर कर्मी जो निर्माण स्थलों पर काम करते हैं, ठीक है। यूक्रेन ने रूस के सबसे बड़े लॉ एस प्लांट पर किया हमला। नेपाल में पीएम प्रचंड ने 3 डिप्टी पीएम समेत 16 मंत्रियों को नियुक्त किया। जैसा कि हमने देखा कि काफी अस्थिरता चल रही नेपाल में। पिछले साल दुनिया में करीब 8500 प्रवासियों की मौत हुई, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़ी एक एजेंसी ने बुधवार को कहा कि पिछले साल दुनिया में भर में भूमि और समुद्री मार्गों पर 8565 प्रवासियों की मौत हो गई। एक दशक पहले मौतों की गिनती शुरू होने के बाद से यह एक रिकॉर्ड है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन ने कहा कि पिछले साल मौतों में सबसे बड़ी वृद्धि भूमध्य पार करने के दौरान हुई। यह 2022 के 2411 से बढ़कर 3129 हो गई। हालांकि 2016 में भूमध्य सागर में दर्ज की रिकॉर्ड 51 से 36 मौतों से कम थी। संघर्ष के कारण सीरियाई, अफगानी और अन्य यूरोप की ओर भाग रहे हैं, ठीक है। प्रवासी रूसी विदेशी खुफिया सेवा प्रमुख ने बताया नवलनी की मौत को प्राकृतिक बताया, ठीक है। रूस और चीन ने चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बना रहे हैं योजना। इसके बाद अश्विन अपना 1.25 टेस्ट खेलेंगे। इंग्लैंड की टीम दलाई लामा से मिली और क्रिप्टो करेंसी ऐप मामले में चीनी मूल के 10 निवेशकों पर आरोप पत्र दाखिल। और राष्ट्रपति ने 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया है, ठीक है। तो द्रौपदी मुर्मू ने 2022 और 23 के लिए विभिन्न क्षेत्रों के 94 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान 7 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप भी प्रदान की, जिसमें एक संयुक्त फेलोशिप भी शामिल है। राष्ट्रीय संगीत, नृत्य और नाटक, ठीक है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव है हिमालय पर कम सर्दी। क्लाइमेट ट्रेंड्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 जनवरी से 29 फरवरी 2024 के देश भर में 33% कम वर्षा। आंखों में लालिमा और ड्राइनेस संग कोविड का संबंध। इसी के साथ आज की न्यूज़पेपर की जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी उनको हमने पढ़ा। चलिए फिर आज रोकते हैं आज यहीं पे। ओके।